Good morning student, again welcome in AVM ऑनलाइन क्लासेस। देखिए जो कल लास्ट वीडियो था उसमें हमने लिया था इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। मैंने उसको एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन बताएगी कि टेम्परेचर के क्या इफेक्ट हैं रेट कांस्टेंट में। हमने इसको एक्सप्लेन किया था, इसको बोला था आपने अरेनियस इक्वेशन। इसको सिंपलीफाई ऐसे किया था ln ऑफ k ln ऑफ a माइनस में E बाय आर टी। देखिए ये रेट कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। आपने इसी इक्वेशन से मॉडिफाई किया था। आपने कहा था log ऑफ K2 बाई K1 दिस इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2। आपने ऐसा किया था। फिर इसी इक्वेशन में आपने ग्राफ प्लॉट किया था, स्लोप निकालना सिखाया था कि इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ k log ऑफ a माइनस में EA बाई आर टी। ये आपने y एक्सिस लिया था, ये आपने स्लोप और इंटरसेप्ट इक्वेशन लिखी जिसमें आपने ग्राफ डाला था रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर 1 बाई टी। यहां पे माइनस साइन ये इंडिकेट किया था स्लोप डाउनवर्ड आएगा। ध्यान से मैं इसलिए रिपीट किए हैं ताकि इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को निकाल पाएं। ये EA बाई this sometime slope is given to you, you have predict the value of activation energy। यहां पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये वैल्यू रखेंगे जूल की फॉर्म में और 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। यहां से जो ये डिस्टेंस है अलोंग y एक्सिस ये है log ऑफ a, इसको आपने बोला था इंटरसेप्ट। तो आज जो न्यूमेरिकल्स आएंगे एक तो इस फार्मूले पे बेस्ड आएंगे जहां पे टेम्परेचर के साथ साथ रेट कांस्टेंट वेरी करेगा। एक यहां पे स्लोप दिया होगा, वहां से आपने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, आपको मैंने कल जो लेक्चर था उसमें कहा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट लिया आपने, रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डाला था। देखिए कैसे, एक बार फिर से मैं आपको फिर से समझाता हूं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर के इफेक्ट देते हैं, आपने कहा था अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे
रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते थे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। उसको आपने एक्सप्लेन किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको नीटा बोलते हैं। आपने कहा था ये ऐसे है, रेट एट टेम्परेचर T प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय रेट एट टेम्परेचर T। आपने कहा था ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। वो डबल क्यों हो जाएगा, उसका क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये था, अगर कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करने लग रहे हैं, उनका कोलिजन इफेक्टिव तभी हो जाएगा, तभी इफेक्टिव कोलिजन होगा जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। परंतु एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बराबर होगी नहीं। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करते गए आप 10 डिग्री तक लेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी, यानी कि एनर्जी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये मानते हैं सारे के सारे कोलिजन इफेक्टिव हो जाएंगे। अगर 10 डिग्री तक टेम्परेचर राइज करेंगे, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, एंड एवरी कोलिजन इज सपोज टू बी इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ये मानते हैं कि उनका रेट भी ऑलमोस्ट 2 टाइम या उससे ज्यादा हो जाता है। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में इस नीटा की वैल्यू दे रखी होगी कि नीटा की वैल्यू ये है, तो उस नीटा को का मतलब ये है कि उनका जो रेट है उसका कंपैरिजन दे रखा है, यानी कि रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है जब कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लेते हैं। तो इसमें ये लिया था। आज जो स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। भाई कैटालिस्ट के क्या इफेक्ट होंगे? कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कैटालिस्ट क्या है। आपने कहा था कैटालिस्ट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगी विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो अपने अंदर तो कोई चेंज नहीं होने देगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, उसको बोलते हैं कैटालिस्ट। मैंने इनऑर्गेनिक शब्द इसलिए लिया, जितने आपके ऑर्गेनिक होंगे उनको बोलते हैं बेटा एंजाइम्स। तो यहां पे मैं एंजाइम की बात नहीं करूंगा, मैं कैटालिस्ट की बात करूंगा। बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लिखते हैं कि दो सब्सटेंसेस which increase the rate of reaction without itself undergoing any chemical change is called catalyst। तो कैटालिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैटालिस्ट? देखिए, पहली है कि कैटालिस्ट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज एनफ टू एक्सीलेट द रिएक्शन रेट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड, आप कहेंगे कि ये डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन।
रिएक्शन को कभी इनिशिएट नहीं करेंगे, केवल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे। तीसरी बात है, कभी भी फ्री एनर्जी को अफेक्ट नहीं डालेंगे, यानी कि डू नॉट अफेक्ट द डेल्टा जी। ये कभी भी उनकी इंथाल्पी को चेंज नहीं करेंगे, ये हमेशा रीजनरेट करेंगे, रीजनरेट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। पांचवा है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे। तो देखिए हमने क्या कहा, कैटालिस्ट क्या है? आपने कहा कैटालिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन देयर सेल्फ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज एनफ टू एक्सीलरेट द रिएक्शन रेट। दूसरी बात आपने कही कि कभी भी कैटालिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे, वे केवल रेट को इंक्रीज करेंगे। थर्ड आपने कहा कभी भी वो फ्री एनर्जी को अल्टर नहीं करेंगे, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। चौथा आपने कहा इंथाल्पी पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। पांचवी आपने बात बताई कि रिएक्शन के एंड में कैटालिस्ट रीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि उनमें कोई केमिकल चेंज तो होता ही नहीं है। लास्ट बात बताई आपने, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे उसमें कैटालिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को इक्वली करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि हमेशा आपने ध्यान रखना है कैटालिस्ट में, कैटालिस्ट उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करते हैं। तो हम केमिकल थ्योरी करते हैं भाई, केमिकल थ्योरी या कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए हम करेंगे कोलिजन थ्योरी को। जैसा नाम लिखा हुआ है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन अगर उनका इफेक्टिव होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ वो वैसा का वैसा रिएक्टेंट बिना किसी केमिकल चेंज के पड़ा रहेगा। तो सबसे पहले करते हैं यहां पे वर्ड भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम इन ए सेकेंड। यानी कि आपने कहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कहा नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें एक सेकंड में कितने कोलिजन हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
आपने दूसरी बात की थी कि इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा। जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन तभी माना जाएगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स must have kinetic energy greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगी वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो हमेशा उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन आपने देखा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर प्रेशर पे जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं होती। कुछ की एनर्जी तो मैं मानता हूं बराबर या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कुछ की एनर्जी तो कम ही होगी। तो आपने कहा 10 एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्ट ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट नॉट पोजेसेस इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उसके लिए अपन ने क्या करना पड़ेगा, कैसे ये कोलिजन थ्योरी कैसे बताती है कि इफेक्टिव कोलिजन कैसे बनेगा। मैंने बताया कि किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए एक कंडीशन रखी मैंने कि उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा तभी तो होगी तब उनका इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो वहाँ पे कैसे ये इफेक्टिव कोलिजन होगा, कैसे कोलिजन थ्योरी रिएक्ट करती है। तो देखिए पहले कोलिजन थ्योरी में हम लिखेंगे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपने कहा था फॉर ए इफेक्टिव कोलिजन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। लेकिन आपने तो कहा था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे सभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बराबर नहीं होती। तो उसको कैसे आप एक कोलिजन थ्योरी कैसे रिएक्ट करती है। मान लीजिए ये ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे जेड ए बी इसको बोलते ये आपस में टकराए, दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और यहां पे एफ है, एफ का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इफेक्टिव कोलिजन, कि उनमें से इफेक्टिव कोलिजन कितनों का हुआ। तो हम जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे ही निकालेंगे, दैट इज माइनस डी एक्स बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू में नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। यहां पे आपने इसके बराबर कहा,
हमें ये पता है जो इफेक्टिव कोलिजन होते हैं ये एफ होगा, हमेशा बराबर होगा एक्सपोनेंशियल फैक्टर पावर ई ए बाय आर टी। आपने कहा रेट ऑफ रिएक्शन 10, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी सो रेट बराबर हो गया आपका जेड ए बी इंटू में एफ की जगह पे आपने ये पुट कर दिया, ये 2 नंबर हुआ वी नो आर इक्वल टू के व्हेन concentration of each reactant taken as unity. Therefore K equal to ZAB इंटू में ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो देखिए आपने यहां पे क्या लिखा कोलिजन थ्योरी में, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दूसरी बात आपने कही फॉर ए इफेक्टिव कोलिजन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा था कि भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे सभी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपने ये कहा ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में मान लो कोलाइड किया तो इसको कहा उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल का कोलिजन इफेक्टिव हुआ। इफेक्टिव का मतलब ये हो गया कि भी उनकी एनर्जी जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो गई तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे रेट है उसका रिएक्शन का एक्सटेंड हुआ माइनस डी एक्स बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू में एफ। हमें यूँ पता है इफेक्टिव कोलिजन तभी तो होगा जब उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, यानी कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे वहाँ पे ये एफ का वैल्यू ये होता है। तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया आर इक्वल टू के। आपने कहा था रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। तो दिस इज अबाउट द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट बात करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑन विच इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड।
देखिए कोई भी कोलिजन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एक तो होना चाहिए एनर्जी फैक्टर। जैसा मैंने बताया था कि एनर्जी फैक्टर का मतलब ये है जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर में मतलब क्या है, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए। यानी कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। तो हमेशा इफेक्टिव कोलिजन दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो एनर्जी फैक्टर पे, मैंने बताया था उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा मैंने बताया ओरिएंटेशन फैक्टर, ताकि कोलिजन के टाइम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने चाहिए, तभी उनका इफेक्टिव कोलिजन हो सकता है। तो ये इस यूनिट के बारे में सारा सब कुछ अपन ने ब्रीफ किया है। यहां पे केवल मात्र अब रहता है एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि लास्ट टॉपिक लेता हूं, न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी। आपने एक बात कहा था एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है। आपने कहा था द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by the reacting molecules so that their energy become equal to the threshold energy। यानी कि देखिए मैंने कल भी इससे बनाया था, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, यहां से पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये लगा रखा है एनर्जी बैरियर, यानी कि कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। इसको आपने बोला दिस इज एनर्जी बैरियर। यहां पे आपने ये रिएक्टेंट लिया, यहां से इस वैल्यू को आपने कहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि कम से कम उतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव। यानी कि अगर कम से कम इतनी एनर्जी होगी तभी उनका कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा। तभी तो आपने कहा था टेम्परेचर जो होगा उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की का। कैटालिस्ट क्या करेगा, यहां पे जो एनर्जी बैरियर है उसको नीचे ले आएगा, यानी कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैं यहां पे एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स हैं वो थोड़ा सा नीचे बन पाएंगे। यहां से जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को आपने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी, और ये बोला था कि जितना हीट है उसका चेंज हुआ है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। यहां पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं,
जो ये एनर्जी बैरियर यहां बना है बेटा, वो थोड़ा सा नीचे बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे या कैटालिस्ट जो करेंगे, टेम्परेचर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते रहेंगे। कैटालिस्ट जो होंगे यहां पे एनर्जी बैरियर को नीचे कर देंगे। मैंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी पे ना इफेक्ट डाल के एनर्जी बैरियर को नीचे रखेंगे। यहां पे इसमें आर्हेनियस इक्वेशन लेंगे एक, तो यहां पे K इक्वल टू A E का पावर RT, इसको आपने ऐसे सोल्व किया था ln ऑफ A माइनस में EA बाई RT। देखिए एक तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल चलेंगे, फिर मैंने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे, इसको सॉल्व किया था। तो log ऑफ K2 बाय K1 इक्वल टू EA बाय दिस, ये फार्मूला यूज करेंगे। थर्ड मैंने यहां पे इससे रिलेटेड ग्राफ प्लॉट किया था। यहां पे मैंने कहा था log ऑफ K ले लेंगे, यहां पे 1/T ले लेंगे, यहां से जो स्लोप आया था माइनस EA बाय दिस, ये आपको मैंने स्लोप बताया था लॉगरिथम की फॉर्म में। अगर ln की फॉर्म में कहता तो मैं यहां से इसको हटा देता। इसको मैंने कहा था ये इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट log ऑफ A था। केवल मात्र 3 फार्मूला यहां पे यूज करेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, तीनों फार्मूलों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आर्हेनियस इक्वेशन, इक्वेशन यूज टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, एंड इफ स्लोप इज गिवन टू यू, हाउ वी कैन मेजर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखता हूं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं 4/58 नंबर पेज पे, जिसमें आपके एग्जाम्पल हैं 8 और प्रैक्टिस के लिए 9, टोटल 17 क्वेश्चन हैं। सभी इजी क्वेश्चन हैं। जैसे मैं यहां से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 1 को लेता हूं। देखिए 1 नंबर एग्जाम्पल में क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि K दिया हुआ है इतना सेकेंड इनवर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस, और रेट कांस्टेंट दे रखा है 2.1 इंटू में 10 की पावर इतना सेकेंड एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। देखिए मैंने कहा था कि इसको इनिशियल मान लीजिए, ये फाइनल, ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होगा केल्विन में, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू केल्विन में है। तो यहां पे 273 ऐड कर दीजिएगा, ये 310 का 303 हो गया, और ये 313 केल्विन। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, फार्मूला वही, लॉग ऑफ कंपैरिजन के लिए दिस ये बाई
आर 1/T1 माइनस में 1/T2। देखिए इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। K2 का वैल्यू है, फाइनल रेट का ये है, इनिशियल रेट का वैल्यू यहां से ये है, आर का वैल्यू आप जूल में निकालना चाहते हैं तो ऐसे, टेम्परेचर है 1 यहां था, यहां से मैंने यहां पे राइज कर दिया। आप इनको कैंसिल कर लीजिए या लॉग ऑफ 2.10 माइनस में लॉग ऑफ 1.20 कर लीजिए। आपका जैसा विचार है आप उसको यहां पे ले लीजिए। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मैं अब दिखने में बिल्कुल इजी है और एग्जाम्पल नंबर 6 को लूंगा जो दिखने में बड़ा है, स्टेटमेंट बड़ी है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को लूंगा। देखिए कहता है रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 5%। मान लीजिए बेटा K1 K था तो K2 कहता है 5% से बढ़ा दिया। 5% ऐसे ही हुआ बेटा, ये 5/100 इंटू में K, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 1.05 K। जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है 300 केल्विन से 301 केल्विन, यहां तक इंक्रीज करता है। वेयर एज सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको बढ़ा दूं मैं 2% से, यानी कि ये K1 था, K2 को 2% बढ़ा दूं भैया, 100 में से बढ़ाया 2 तो K में से बढ़ा कितना, ये वैल्यू हो गई। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। कोई बात नहीं, देखो अगर हम निकालेंगे पहले ये और फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे करके आपने वही फार्मूला लगाया, दिस आर 1/T1 माइनस में 1/T2। आपने यहां पे K2 का वैल्यू था, ये K1 का वैल्यू ये था, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली फॉरवर्ड की, यहां पे R का वैल्यू लिख दिया। टेम्परेचर हमें पता है 1 डिग्री से राइज किया है, तो यहां पे ये EA ऑफ फॉरवर्ड निकाल लिया, यानी कि EA ऑफ फॉरवर्ड ऐसे निकाला, log ऑफ 10 अगेंस्ट 5। आपने कहा 10 का लोगरिथम देखेंगे 5 के अगेंस्ट, दैट इज 0 2 1 2। ये यहां से इंटू में दिस, तो यहां से ये एक्टिवेशन एनर्जी निकाला। ये आपने इतना जूल पर मोल निकाल लिया।
यहां से ऐसे निकाला, फिर दूसरे हाफ में हमें रेट कांस्टेंट ना देके इसने दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मैंने वान होप इक्वेशन पे चल पड़े। अकॉर्डिंग टू मैंने आपको बताया था कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कंसंट्रेशन का या प्रेशर का क्या है। जैसे बताया log ऑफ K2 बाई K1 डेल्टा H बाय दिस आर 1 बाई T1 माइनस में 1 बाई T2। यहां से log ऑफ दिस K बाई K डेल्टा H हुआ, R का वैल्यू ये पुट किया, टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे 1 का था। तो उसी प्रकार से 10 का लोगरिथम 2 के नीचे आपने यहां पे निकाला। अगर 2 के नीचे निकालते हैं तो यहां पे है 0.086 दिस 300 और 301 इक्वल टू डेल्टा H। यहां पे डेल्टा H को आपने कैलकुलेट किया, मान लो ये 1 जूल पर मोल आ गया। पुत्र ये हमेशा डेल्टा H होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपने फॉरवर्ड का ये निकाल रखा डेल्टा H क्लेसियस कैप्रोन इक्वेशन या वान होप इक्वेशन से आपने निकाला। एक अच्छे न्यूमेरिकल्स में से आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो डायरेक्ट अरेनियस इक्वेशन से निकलेगा। 7th नंबर एग्जाम्पल में कैसे कहता है, एट 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड बाय 2 किलो कैलोरीज। हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। देखिए भैया, मान लो यहां पे दिस इज द इनिशियल रेट K1 है। ये आपने फाइनल रेट कांस्टेंट ले लिया, ये इनिशियल ले लिया। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी 2 से माइनस हो गई, यानी कि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी मान लीजिए ये है, तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी हो गया -2 कैलोरी। तो आप चले अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा न्यूमेरिकल को, K इक्वल टू A E का पावर दिस। क्या मैं ln ऑफ K ln ऑफ A माइनस में EA बाई RT कह सकता हूं इसको? यहां पे आपने 2 कंडीशन ली है। स्टार्टिंग में तो ऐसा है, दिस इज K1, ln ऑफ, आप चाहे तो इसको
इलोबरेट कर सकते हैं। यहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर यहां से कैटालिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया -2/RT। देखिए दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। आपने कहा ln(k) माइनस में ln(k2), आप चाहे वाइस वर्सा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। दिस माइनस में EA/RT माइनस ln(A), यहां पे माइनस EA/RT प्लस 2/RT। क्या ये सभी कैंसिल हो गए? मैं इसको ये बोल सकता हूं, ये RT है। अगर लॉगरिथम की फॉर्म में लेके आऊंगा K1/K2 2/2.3 दिस इंटू में RT। अगर यहां से ये है किलो कैलोरी में, तो क्या मैं ये यूं कह सकता हूं, R हो गया इतना किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है इतना। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। log ऑफ K1/K2 यहां पे 1000 डिवाइडेड बाय ये हुआ, यानी कि ये 10 है, ये लगभग इतना हो गया, यानी कि 100/समथिंग। तो वहां से आप इसका एंटी लॉग कर लेंगे। तो एंटी लॉग करेंगे तो आप बता सकते हैं कि रेट कितने टाइम इंक्रीज किया या कितने टाइम डिक्रीज किया है। तो यहां से कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी इतना ज़्यादा हो गया या इतना कम हो गया, आप दो फ्रेगमेंट में तोड़ लें। जैसे मैंने लिया, शुरू में ये लिया, जितना कम हो गया तो ये -2 बढ़ जाता तो बेटा इसको मैं प्लस कर देता, यहां से अरेनियस इक्वेशन करता, सिंपली फॉर्म में दो इक्वेशन बना लेता, उनको कंपैरिजन कर लेता। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो वहां पे आपने ये कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा कि कहां से कितना रेट घटा या कितना रेट बढ़ा, यानी कि कितने टाइम अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हमें पता है रेट इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज करने से तो रहा ही। तो फाइनल रेट होगा कितने टाइम इंक्रीज करेगा। तो देखिए इसके आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, अच्छे से सेफ रहिएगा, साउंड रहिएगा। आगे हम इससे रिलेटेड सारा क्यूरीज हमने कंप्लीट किया है। हम फिजिकल केमिस्ट्री में केवल लास्ट यूनिट बचा हुआ है सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री को करके देन हम 1 बाय 1 टेस्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप कितना अच्छा कर पाते हैं तो आप अच्छे से करिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, न्यूमेरिकल्स को कीजिए। यानी कि मेरे हिसाब में यहाँ तक आपने लगभग 18 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट किया हुआ है। तो आप
इस 18 नंबर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।